माँ, कब तक चलता रहेगा ये सब? घंटी बजती नहीं है, आपको घंटी बजने की आवाज आती है। आप रोज टेबल पे 3 प्लेट लगाती हो, उसका कमरा सजाते हो। माँ, 3 साल बाद भी माँ लोग आपको पागल कहने लगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं एक दिन सच में पागल हो जाऊंगा। मुझे लगता है यामिनी वापस आएगी। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए हैं माँ। प्लीज प्लीज। यामिनी नाम की एक जवान लड़की अपनी बिल्डिंग से कहीं जाने के लिए निकली और अचानक जैसे हवा में कहीं गायब हो गई। इस तरह के परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक के तमाम पुलिस की कोशिशों के बावजूद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। यही सवाल अब यामिनी की मां मंदिरा और उसके भाई राकेश की जिंदगी बन चुका था। इस हादसे को हुए 3 साल बीत चुके थे। उसका भाई राकेश अब उसका इंतजार करते करते थक चुका था, लेकिन उसकी मां मंदिरा ने अपनी बेटी के वापस लौटने की आस अब तक नहीं छोड़ी। दरवाजे पर होने वाली हर आहट उन्हें अपनी बेटी के लौट आने की दस्तक लगती थी, लेकिन ये दर्द, ये मजबूरी, ये छटपटाहट, ये इंतजार इस चौंका देने वाली कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर था, जो असल में अब शुरू होने वाली थी। यामिनी, अरे यामिनी, यामिनी, क्या हुआ? यामिनी, 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 मेरी बच्ची को क्या हो गया बहन? माँ, अंदर क्या अंदर हो गया? अंदर किसी उसको। यामिनी, मेरी बच्ची को क्या हो गया? यामिनी। 3 साल। तुझे पता है हम लोगों ने कितना ढूंढा तुझे? पुलिस कंप्लेंट की, पुलिस ने भी ढूंढा। कहाँ चली गई थी तू? तुझे पता है तेरे बिना माँ एकदम पागल सी हो गई थी। I'm really sorry माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मेरी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। मैं चली गई थी एक लड़के के साथ, प्यार करती थी उससे, शादी भी की, लेकिन माँ वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसे माँ मैंने सोचा था। मैंने बहुत कोशिश किया अपनी शादी को बचाने की, उसे सुधारने की। कोई कब तक मार खा सकता है माँ? मैं वहाँ से वापस आ गई। तू एक बार फोन तो कर सकती थी, एक तो भाग कर शादी। चुप कर, ऐसा मत बोल। जो हो गया उसे भूल जा। मुझसे पूछ कि 3 साल का इतना लंबा इंतजार कैसे काटा है। अरे जी, मुझे लगता है कि हमें रुचि और राकेश की शादी की तारीख आगे बढ़ा देनी चाहिए, अगर यामिनी की ये हालत है। हेलो हेलो पुलिस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना। ठीक है सर। बेटा उठना, बेटा क्या हो गया? बेटा कुछ बोल, क्या हो गया मेरी रुचि को? रुचि पिताजी का लोग वो ना गए किसी काम से, उनसे बात हुई है, वो आते होंगे सर थोड़ी देर में।
क्या हो गया बेटा? देखिए, मुझे पता है ये आप सबके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन आप सबको अपने आप को संभालना होगा। इस तरीके के मामले में अक्सर जांच में देरी मुजरिम को बचने का मौका देती है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारी तरह आप भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। कुछ दिनों से बहुत परेशान भी थे। हाँ, इसी परेशानी की वजह से राकेश के साथ झगड़ा हुआ था उसका। उस दिन बहुत रोई थी घर लौट कर वो। हाँ सर, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन बहुत मामूली सा। तुम मेरी फोन कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, तुम्हें 2 दिन से फोन कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताओ। राकेश, ऐसा कुछ भी नहीं है, और प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। अब समझे, अब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं। राकेश, तुम ये क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो? हाँ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, तुम्हें पता है। सब बाद में सॉर्ट आउट भी हो गया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब एक आखिरी सवाल, रुचि की आखिरी खबर क्या थी आपके पास? ये आखिरी बार किसने कब कहाँ देखा है? रुचि और मैं कोचिंग क्लास के लिए मिलने वाले थे। मैं उसका वेट कर रही थी, पर वो आई नहीं। लेकिन उस रोज तो वो सही वक्त पर ही घर से निकली थी सर। किसके साथ उसकी इतनी गहरी दुश्मनी होगी? कोई है जिसके साथ? नहीं सर। हाँ, मेरी सोसाइटी के कुछ लड़के, उनका झगड़ा हुआ था रुचि के साथ, मुझे तंग करते थे। सुनो, कोई आया मेरे पीछे आओ, एक्सक्यूज मी। हेलो आज जवाब ही नहीं आ रहा। हेलो, अरे सुनो तो, अरे इधर देख लो। सुनो, कुछ नहीं हुआ, मेरा हैप्पी बर्थडे विश करो। हैप्पी बर्थडे। नहीं रोते नहीं, अरे क्या हाथ लगाओ से। अरे हाथ लगाओ। आप कह रही लड़की देख के हाथ लगा रहे हो? हाँ? हाथ लगाओ से। हाथ उठा दिया। छेड़ के दिखाओ। किसको कर रही है? छेड़ के दिखाओ से। यामिनी के सोसाइटी के लड़कों ने ही तो। सर, हमारा तो फुटबॉल मैच था चैम्बूर में, जवाहर मैदान में। सर, हम में से कोई नहीं था वहाँ पे, किसी से पूछ सकते हैं सर। मैं बताता हूँ आपको, हमारा बहुत पहले झगड़ा हुआ था उनसे, लेकिन वो तो तभी खत्म हो गया था। ठीक है, बगैर हमारे परमिशन के कोई भी शहर के बाहर किसी भी तरीके की मैच खेलने नहीं जाएगा। समझ लगा है? हवलदार, जागे होने ना। बापट, उसके मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड निकलवाओ। किसको भेजो उस जगह जहाँ पर वो यामिनी से आखिरी बार मिलने वाली थी। रास्ते में सीसीटीवी होगा, उसके फुटेज चेक करो। उसके ऑफिस के लोग, उसके दोस्त, यहाँ तक कि आने जाने वाले लोगों से भी पूछताछ करो। ये रुचि लड़की कैसी थी? सर, लड़की तो अच्छी थी, उसके बारे में कभी गलत नहीं सुना। रोज रात को ऑफिस की कार से लेने आती थी और सुबह छोड़ जाती थी। हाँ सर, कुछ दिन पहले बस स्टॉप पे झगड़ा चल रहा था लड़की का। कौन था लड़का? दिखने में कैसा था? सर देखा नहीं, पीठ घुमा के खड़ा था। यस सर, रुचि हमारे यहीं काम करती थी। अभी कुछ दिन पहले उसने रिजाइन दिया था। उसके बिहेवियर में पिछले कुछ दिनों में आया हुआ कुछ अचानक सा बदलाव जिसे आपने नोटिस किया हो, या फिर ऑफिस में उसके साथ किसी की कोई अनबन, कोई दुश्मनी? नहीं सर, बिहेवियर तो उसका सेम था। रुचि ने जॉब छोड़ दिया था? ऐसा कैसे हो सकता है? और इतने दिनों से तो ऑफिस से उसे फोन आते थे पिकअप के लिए। मला सांगा, पिछले कुछ दिनों से आपने रुचि में ऐसा कुछ बदलाव महसूस किया? थोड़ी अजीब सी बात। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ साहब, लेकिन एक चीज़ थी। क्या साहब? जब वो काम पे जाती थी तो एक गाड़ी उसे पिकअप करने को आती थी, और साथ में लड़कियां भी गाड़ी में होती थी सर। पर पिछले दिनों से दूसरी गाड़ी आती थी, उसमें लड़कियां भी नहीं होती थी सर, और ड्राइवर दूसरा था। ये बता कि उस गाड़ी का नंबर या ड्राइवर की शक्ल याद है तुम्हें? नहीं सर, वो सब याद नहीं। नहीं सर, कॉल रिकॉर्ड्स में हमें कुछ नहीं मिला। कॉल सेंटर का वो ड्राइवर जो रुचि को लेने आया करता था और उसे कॉल किया करता था, और उसने तब तक ही कॉल किया जब तक कि रुचि ने रिजाइन नहीं दिया था। उसके बाद उसने कभी रुचि को कॉल ही नहीं किया। लेकिन रुचि के घर वालों का कहना है कि रुचि के गायब होने तक रोज रात उसे कॉल आया करते थे, जिसके बाद वो घर से निकल जाया करती थी। लेकिन अगर कॉल रिकॉर्ड में नाइट कॉल नहीं दिखा रहा है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि उसके पास कोई एक और नंबर था जिस पे कॉल आया करती थी। पता करो। तो मैंने सभी सर्विस प्रोवाइडर से कॉल रिकॉर्ड चेक करने को कहा है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा सर। हॉस्पिटल से रुचि की डीएनए रिपोर्ट मंगवा लो।
और हाँ, उससे पहले वो कोचिंग क्लास वाले बच्चों से पूछताछ करो। ठीक है सर। ये यामिनी और रुचि हमेशा एक साथ रहते थे? हाँ सर, यामिनी ने जब से यहाँ पे एडमिशन लिया है तब से रुचि और वो दोनों एकदम साथ ही रहते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे, साथ आते थे, साथ जाते थे, एकदम वो बॉडीगार्ड की तरह उसके साथ रहती थी रुचि। सर लेकिन कुछ वीक पहले रुचि ने यामिनी को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था। क्या है यामी? हाँ, पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हें मेरी सीट मिलती है बैठने के लिए, कहीं और जाके बैठो ना। जौहर सर और यामिनी थोड़े क्लोज हो गए थे। तुम्हें पता है? बताओ। हम सब की तरह जौहर सर को भी यामिनी पसंद नहीं थी पहले, कुछ वीक पहले से सर उसकी तरफ थोड़े काइंड हो गए। ये जोहर सर का क्लास कितने बजे रहता है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। यामिनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस हो गई थी सर। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यामिनी के बारे में जो लोग बोलते हैं ना सर, वो ऐसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है सर। फिर मैं अपने बिहेवियर में चेंज किया, मुझसे नॉर्मल हो गया सर, बस यही बात थी। और वही रुचि, पता नहीं साहब उसके साथ क्या हो रहा था। रुचि, रुचि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये चक्कर क्या है? तुमने प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया अभी तक। रुचि मैं कुछ बोल रहा हूँ। आप नहीं समझोगे, मुझे कोई नहीं समझेगा। रुचि, अरे बताओ तो। रुचि, शायद वो राकेश के बारे में बात कर रही थी सर। उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था मेरी क्लास के बाहर। लेकिन राकेश और खुद रुचि के परिवार वालों का कहना है कि वो झगड़ा कुछ खास बड़ा झगड़ा नहीं था। सर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सर मेरी आंखों के सामने रुचि राकेश से रिश्ता तोड़ना चाहती थी और राकेश ने उसे धमकी दी थी, तो उसके लिए पछताना पड़ेगा। राकेश तुम्हें क्या उल्टा सीधा बोलते चले जा रहे हो? हाँ, तुम्हारी फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। नो डाउट, मानना और होना इसमें बहुत फर्क होता है। बस राकेश, तुम्हें लगता है ना तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम इग्नोर कर रही हो। ओके, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तुझे बताता हूँ, इसका एहसास पूरा कराऊंगा, पछताएगी तू। सर मुझे नहीं लगता ये छोटी बात है। जौहर सर रुचि को बहुत पसंद करते थे, वो उससे बहुत नाराज़ भी थे रुचि और मेरी दोस्ती को लेकर। उस दिन जब मैं इंस्टीट्यूट के बाहर उसका वेट कर रही थी, पहले मुझे रिजेक्ट किया, उस राकेश के साथ शादी करने का फैसला किया, और अब उसके कैरेक्टरलेस बहन के संग उसका बॉडीगार्ड बन के घूम रही हो। बस मुझे इतना ही पता है। अभी भी आपका यही कहना है कि रुचि के साथ जो आपका झगड़ा हुआ था वो मामूली था? सर आप इसकी बात पे यकीन कर रहे हैं सर? सर इसकी गंदी नजर थी रुचि पर, उसने मुझे बताया था सर, शायद इसीलिए इसने करा। सर ये झूठ बोल रहा है सर। सर मैं रुचि की केयर करता था क्योंकि वो सच में अच्छी लड़की थी सर, और ये उसके लायक नहीं था, और ये बात शायद उसे समझ आ गई थी, इसलिए सर वो रिश्ता तोड़ना चाहती थी इससे। इसने मेरी आंखों के सामने सर उसे धमकाया और बाद में जान से मार डाला सर। लेकिन झगड़ा तो आपका भी हुआ था ना रुचि के साथ मिस्टर जौहर, यामिनी से उसके दोस्ती को लेकर। आप तो शादी करना चाहते थे उससे। रुचि के साथ जो हादसा हुआ उसके कुछ दिन पहले आपके अपने स्टूडेंट ने रुचि को आपके क्लास से रोते हुए बाहर दौड़ते देखा। जरूरी नहीं है कि जो आप बता रहे हैं उसको हम सच मान के चलें। हो सकता है आपने उसे समझाने की कोशिश की हो कि राकेश नहीं, आप उसके लायक हैं, उसको झटका लगा हो और वो आपको ना कहकर रोते हुए क्लास से बाहर भागी हो, और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए आपने उसके साथ ऐसा किया हो। सर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास गवाह भी है जिसने एक आदमी को रुचि के साथ बहस करते हुए देखा है, और आपके मोबाइल लोकेशन से पता चला है कि वो आदमी शायद आप हैं, क्योंकि जिस वक्त और जिस जगह रुचि का मोबाइल ऑफ हुआ था उस वक्त उस एरिया में आप भी मौजूद थे। तूने मेरी रुचि को मारा। हमने आपको अभी तक दूध का धुला हुआ नहीं घोषित किया है। आपने रुचि के साथ हुए झगड़े में उसको धमकी दी थी, तो हो तो ये भी सकता है कि उसने आपको मना करने के बाद आपको सदमा लगा हो और उस हालत में आपने अपनी धमकी को सच कर दिखाया हो। रुचि को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था सर, और ये टीचर होने के बावजूद अपनी स्टूडेंट के साथ यूं। तूने मेरी रुचि को मारा, मैं तुझे सुनने नहीं छोड़ूंगा। बस देख रहे सर, आप देख रहे ये आप लोगों के सामने सर मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझ पर अटैक कर रहे हैं सर। जो आप लोगों के सामने ये सब कर सकते हैं, सोचिए सर अकेले में क्या नहीं कर सकता सर। इसी ने रुचि को मारा है सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, इसी ने रुचि को मारा है। ये पता करना हमारा काम है। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और इनके डीएनए सैंपल ले लो। ले जाओ। अभी तक मिले सबूत और हालात का इशारा यही है कि खूनी या तो जौहर है या तो राकेश। मुझे लगता है कि दोनों में से किसी एक का डीएनए रिपोर्ट रुचि के बॉडी से मिले रेपिस्ट के डीएनए रिपोर्ट से मैच करनी चाहिए। सर ये रुचि मैडम की मेडिकल रिपोर्ट है। सर रुचि की बॉडी से एक नहीं
बल्कि 4 लोगों के डीएनए सैंपल्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि उसके साथ एक ने नहीं बल्कि 4 लोगों ने बलात्कार किया है। व्हाट वैसे हे बघा ना। सुन ना, मैं घर जा रहा हूँ, काम है। इकडे बात सुनो सर, आप कुछ नहीं फुटबॉल का मैच तो दिन में होता है, रात में कौन सा मैच खेल रहे थे तुम लोग? रुचि का मर्डर रात में हुआ है, कहाँ थे तुम लोग रात में? सर मैं तो घर पे था सर, सो रहा था सर, मैं भी सो रहा था। वो तो हम पता कर लेंगे। इनका डीएनए सैंपल ले लो, और अगर इनके डीएनए सैंपल रुचि के डीएनए सैंपल से मैच करते हैं तो फिर देख लिया ना तुम लोगों ने। मैंने कहा था तुम सब सच बता देते हैं। मैंने पढ़ा था इंटरनेट में, डीएनए बॉडी में महीनों तक रहता है। सर हमने तो कोई रेप नहीं किया और नहीं सर मर्डर। सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं सर आप? सर हमने जो किया था उसकी मर्जी के साथ किया था, और सर हमने उसके लिए पैसे भी दिए थे सर। मतलब सर रुचि प्रोस्टिट्यूट थी सर, धंधा करती थी। मैंने अपने दोस्त से पता किया था सर, और पहले आपको इसलिए नहीं बताया था सर, हम सब डर गए थे सर, सॉरी सर। एक दिन हमने उसके साथ लिफ्ट में सेटिंग कर ली थी और हमने उससे बोला था कि हमारे साथ कोऑपरेट कर, नहीं तो तेरे धंधे के बारे में पूरे सबको बता देंगे। वो मान गई। फिर हम उसके साथ छत पे गए और सबने एक एक करके उसके साथ। सर वो उसके मर्डर से 2 दिन पहले की बात है सर। ले जाओ इन्हें, ब्लैकमेल का चार्ज लगा के कोर्ट के सामने पेश करो। ले जाओ नहीं किया सर हमने। और इन दोनों मुर्गों को जुवेनाइल में डालो। बापट, उस दोस्त का पता करो जिसका जिक्र ये कर रहा था। ठीक है सर। और अगर ये लड़के सच कह रहे हैं और वाकई में रुचि के गायब होने से 2 दिन पहले इन्होंने उसके साथ रिश्ते बनाए थे, तो ये वो 4 लोग नहीं हैं जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। तो फिर वो लोग कौन हो सकते हैं? अरे सर रुचि ने कुछ दिनों पहले अपनी जॉब भी छोड़ी थी, फिर भी रात को उसे गाड़ी पिकअप करने आती थी। ये गाड़ी कौन सी है? इस गाड़ी का संबंध उसके प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं है? यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो इन्हीं दिनों के बीच में हुआ था। जिस्म फरोशी का ये धंधा भी इसी बीच उसने शुरू किया। लेकिन उसके जैसी कोई भी शरीफ लड़की ऐसा काम क्यों करेगी जब तक कि कोई बहुत बड़ा प्रेशर उस पर ना हो या फिर उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो? राइट सर। एक काम करो, रुचि के परिवार वालों को बुलाओ। सर नहीं, ये सच नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारी रुचि का तो ये सब कर ही नहीं सकती साहब। देखिए, हमें भी यही लगता है कि रुचि ने किसी मजबूरी के चलते या फिर अपने ऊपर पड़े किसी बहुत बड़े दबाव के चलते ये सब करना शुरू किया होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये सब करने की रुचि को क्या जरूरत पड़ी होगी? या फिर कोई ऐसी बात कि जिसके चलते उसे कोई ब्लैकमेल कर सकता था? बस कीजिए आप। सौरव जी, सर राकेश ने जिस डीलर से सिम कार्ड खरीदा था उसका पता चल गया। भाई भाई, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो? इसने कुछ नहीं किया है। जी नहीं, हमने उस नंबर को ट्रेस किया है जिस नंबर से उस दलाल को रुचि की अश्लील तस्वीरें भेजी गई, और वो नंबर आपके बेटे राकेश के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने कुछ नहीं किया, माँ मैंने कुछ नहीं किया। तेरी गलत है सर। ले जाओ। मेरा बेटा। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। राकेश भैया। उस एजेंट को रुचि की फोटो तूने ही भेजी थी ना? जिस नंबर से वो फोटो भेजी गई वो तेरे ही नाम पर रजिस्टर था। सर रुचि से बहुत प्यार करता था। रुचि मेरी होने वाली पत्नी थी सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? सब कुछ सच बता, वरना कुछ भी बताने के लायक नहीं रहेगा। बता। मेरा यकीन कीजिए सर। सर चाहे तो मेरा रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं सर, मैंने कोई और नंबर नहीं लिया सर कभी जिंदगी।
अरे कहाँ ले जा रहे मेरी बेटी को? आप लोग तो मेरे पीछे पड़े हैं। पहले मेरे बेटे राकेश और अब यामिनी। राकेश के मामले में हमें गुमराह किया गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं, आपकी बेटी यामिनी थी। वो नंबर राकेश के नाम पर रजिस्टर जरूर था, लेकिन उसे राकेश ने नहीं, यामिनी ने इशू करवाया था। मैंने किया था ये सब। मेरी वजह से रुचि को मजबूर होना पड़ा ये घिनौना काम करने के लिए। लेकिन क्यों? वो दोस्त थी ना तुम्हारी। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था तो उसने अकेले ने ही तुम्हारा साथ दिया, तो क्यों किया ऐसा तुमने? 3 साल मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 3 साल तक मैं वो सब झेलती रही हूँ। मेरी फोटोग्राफ्स के कारण मैं उनकी हर बात मानती थी। मैं कॉलेज के लिए रेडी तो होती थी, लेकिन मैं कॉलेज पहुंचती नहीं थी। ये सब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो मैंने ये सब करने से इनकार कर दिया उन्हें। 3 साल मेरी इस गलती की सजा। एक छोटे अंधेरे कमरे में मुझे बंद रखा। रोज नए नए लोग आते थे, दिन रात गुजारते थे और मैं गिड़गिड़ाती थी, मैं उनके पाँव पड़ती थी कि मुझे जाने दो। मेरी सुनने वाला कोई नहीं था वहां पर, कोई भी नहीं था। नहीं बर्दाश्त हो रहा था मुझसे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि वो लोग मुझे आजाद कर देंगे। तुझे जाना जा, लेकिन तुझे तेरे बदले 2 और लड़कियों को भेजना होगा। और उस वक्त मेरे दिमाग में आजादी के सिवा और कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं घर जाना चाहती थी और मैंने उनकी हर शर्त मान ली और मैं घर लौट आई, लेकिन वो ही भूले। मुझे अपनी आज़ादी से प्यार नहीं है रे। सुन, अगर 3 दिन में 2 लड़की का बंदोबस्त करके नहीं दिया ना, तो फिर मैं तुझे वहीं वापस लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाना चाहती थी वहां पर वापस। मैंने नहीं सोचा था कि वो लोग उसे मार देंगे, मुझे नहीं पता था। मैं रुचि के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। मैं मुझे नहीं पता था वो लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं पता था, नहीं पता था मुझे। चल बता, उस रात पार्टी में कौन कौन था? कौन सी पार्टी साहब? बता दो सब, बता दो। पार्टी में कुछ लड़के लोग आए थे साहब, इनको ये लड़की अच्छी लग गई साहब, तो फिर मैंने वो लड़की उनको दे दी। वो लड़के कौन थे? वो नहीं पता साहब, अभी आपको तो पता ही है। कौन थे वो लड़के? नहीं, हमसे गलती हो गई सर। उस दिन पार्टी में नशे में थे सर, हमसे मिस्टेक हो गई। पार्टी में कब ज्यादा पी ली समझ में ही नहीं आया सर। हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर, उस दिन नशा थोड़ा ज्यादा ही हो गया सर। वो पता ही नहीं चला सर वो कब मर गई सर। यामिनी ने रुचि के साथ जो किया वो बेहद गलत था। खुद उस हालात से गुजरने और उस दर्द को सहने के बाद वो कैसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को उस दलदल में धकेल पाई। लेकिन यामिनी का उठाया हुआ यह कदम बेहद गलत था। लेकिन इस सब के लिए कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है। अगर उसके घर लौटने के बाद समाज ने उसे माफ करके उसे एक आम लड़की की तरह जीने का एक और मौका दिया होता, तो शायद उसकी टूटी हिम्मत को सहारा मिलता। गुंडों के डर से उनकी शर्त मानने की बजाय वो पुलिस या किसी को सच्चाई बताकर उनकी मदद मांग पाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और नतीजा हमारे सामने है। ये कहानी हमें सीख देती है कि समाज का हिस्सा होने के नाते किसी पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि मदद का हाथ बढ़ाना समाज की असली जिम्मेदारी होती है।
देखा, नहीं ब्रेक कर पाया ना मेरा रिकॉर्ड। अभी भी 1 मिनट लगा तुम्हें। भैया मैं आपका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए नहीं खेल रहा था। अच्छा चलो नीचे, मम्मी नाश्ते के लिए बुला रही है। और मैं क्या बोल रहा था कि तुमको अगली बार मैं सिखाऊंगा कि 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये लो गरम गरम पूड़ियाँ। चल शुरू करना। मम्मा आप भी बैठ जाओ ना। तुम लोग शुरू करो, मैं अभी और पूड़ियाँ लेकर आती हूँ। हाँ चलो चलो। मोहित देखो तो दरवाजे पे कौन है। हाँ मम्मा। बेटा मोहित, डैडी। मोहित, मोहित। रितेश, कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप आने से पहले बताया भी नहीं कि आने वाले हैं। क्यों भाई? मैं अपने वाइफ को सरप्राइज नहीं दे सकता? दुबई से निकला तो सोचा कि एक बार इन्फॉर्म कर दो, फिर लगा कि इस बार अपने वाइफ को बहुत बड़ा सा सरप्राइज देता हो। कैसे लगा? पापा मैं अपना रिजल्ट लाता हूँ। हाँ बेटा। अमू, क्या बात है यार, जब मैं आता हूँ तब भी तुम रोती हो और जब मैं जाता हूँ तब भी। आप नहीं समझेंगे, आप बैठी, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ये देखो। अरे वाह, इस बार तुम A+ टॉप करोगे ऑल सब्जेक्ट्स में। मोहित, तुम पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाओगे? मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने लायक। क्यों? लास्ट टाइम जो क्विज में मेडल जीता था वो दिखा दो ना। मम्मा तुम्हारे ही कमरे में होगा, तुम ही दिखा दो ना। मोहित, मोहित। वेरी गुड बेटा। मोहित, डैडी से बात नहीं करोगे? बेटा, डैडी से ऐसी क्या नाराजगी? आपको मेरी याद आती भी है क्या? बेटा मुझे आपकी याद बहुत आती है। झूठ। तो कब रहते हैं आप जब मुझे आपकी जरूरत पड़ती है? बेटा मैं काम भी तो तुम लोगों के लिए करता हूं ना। नो डैडी, जब मुझे स्कूल में क्रिकेट खेलते वक्त चोट आई थी और मैं हॉस्पिटल में था, तब कहां पर थे आप? बेटा रितेश भी तो है ना, वो मुझे बहुत मिस करता है और तुम्हारी तरह बिहेव भी नहीं करता। डैडी आप मेरा बर्थडे तक भूल गए थे। बेटा मोहित, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज अब मान जाओ। मोहित, अब तो पापा ने सॉरी भी बोल दिया, अब तो मान जाओ। चलो आप गुस्सा छोड़ो और पापा को हक करो। अरे चलो ना। डैडी देखो ना, भैया मुझे कब से परेशान कर रहे हैं। डैडी इसने फिर से पैंट में सुसु कर दिया। मोहित। भैया डैडी को क्यों बताया? अमू, ये मोहित क्या कह रहा है? डोंट वरी समर, होता है ऐसा। अमू मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। चलो। सुनिए। हाँ अमू, कुछ दिन और रुक जाते तो। नेक्स्ट ट्रिप में पक्का, ठीक है? बाय। बाय। टेक केयर। या मोहित, बाय पापा। टेक केयर बेटा, ठीक है? चलो निकलता हूँ। पहुंच के फोन करना। हाँ करता हूँ। बाय बाय। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। बेटू रितेश कहाँ है? रितेश छत पर होगा ना, जब भी गुस्सा या नाराज होता है तो उधर ही तो जाता है। मैं उसे बुला के लाता हूँ।
कुछ हादसे अचानक जिंदगी में दाखिल होते हैं और चौंका देते हैं, डरा देते हैं, और कुछ हादसे हमेशा के लिए जिंदगी को बदल देते हैं। क्या मोहित का गिरना महज एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिस पर से अब पर्दा हटने वाला था? हिम्मत से काम ले अमृता, रब ने बचा दिया बच्चे को। लकी है आपका बेटा, हालांकि प्लास्टिक कटने तक इसे रेस्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, बच्चा कैसा है? अभी होश में नहीं है। हमें अस्पताल ने इन्फॉर्म किया एक्सीडेंट के बारे में। कैसे गिरा ये? मैं मिसेस कपूर के साथ नीचे बात कर रही थी, तभी मोहित ऊपर से गिरा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये छत पे अकेले था या कोई और था इसके साथ? ये मेरा छोटा बेटा है, ये था उसके साथ। बेटा तुम अपने भैया के साथ छत पे थे? बोलो बेटा। जी मैं वो देखिए, ये बहुत डरा हुआ है अपने भाई के एक्सीडेंट की वजह से, बहुत डरा हुआ है। प्लीज। आपके घर में और कौन कौन है? इनके पापा है जो दुबई में जॉब करते हैं, और बाकी हम तीनों के अलावा इस वक्त और कोई नहीं है। बच्चे अक्सर टेरेस पे जाया करते थे। ठीक है, बच्चा होश में आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना, हमें इसका बयान लेना होगा। विकास, हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ? सर मुझे एक्सीडेंट का केस नहीं लगता, मुझे लगता है कि आत्महत्या करने की कोशिश की गई है। लेकिन आसपास पूछताछ करने में पता चला कि ना कोई प्यार व्यार का चक्कर है और ना ही कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम। किसी से कोई झगड़ा? सर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। भाइयों के बीच? क्या देख रहे हैं? हाँ, अभी कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक हूँ मम्मा। अरे ये रितेश कहाँ गया? रितेश टेरेस पर गया होगा, और किधर? ठीक है ना, चल मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ, आवाज धीमी करना। हाँ, ये रितेश ना बार बार टेरेस पर चला जाता है। रितेश, रितेश। रितेश, कहाँ गया ये लड़का? रितेश, 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 रितेश। रितेश, रितेश। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? रितेश, रितेश, कोई है? रितेश, रितेश, क्या हुआ मैडम? रितेश, 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 आगे खोलो। क्या करो? रितेश, रितेश, रितेश को क्या हो गया? तो लगता है कि सुसाइड किया है। विकास, लगता है मौत होके काफी टाइम हो चुका है। हो सकता है कल रात को ही। रात को? सर एक बच्चा रात को टेरेस पे क्यों आएगा? पहले बड़े बेटे का एक्सीडेंट, अब ये छोटे का सुसाइड। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। जो हमें नजर आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है। अमृता जी, ऐसा क्या हुआ था कि आपके बेटे ने? इतना सा था वो, जब नर्स ने उसे मेरी गोद में दिया और मैंने उसे सीने से लगाया था। मम्मा वो लोग आज के बारे में पूछ रहे। और आज वो मेरी गोद में चला गया। मोहित,
मैं समझता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को काफी सदमा पहुंचा है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमें तुमसे पूछने होंगे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया होगा? नहीं सर। वो टेरेस पर क्यों गया? सर पता नहीं, मगर वो जब भी उदास हो जाता है या उसे गुस्सा आता था तभी वो टेरेस पे जाके अकेला बैठ जाता था। सर, रितेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रितेश ने मरने से पहले बहुत सारा कफ सिरप पिया था। कफ सिरप? जी सर, लिखा है कि एक्सेस डोजेज है। विकास, मतलब बच्चे ने खुद ही कफ सिरप पिया और बाद में खुद ही की कलाई काट ली? ऐसा कैसे हो सकता है? कफ सिरप में अल्कोहल होता है, एक्सेस डोज से गहरी नींद आ सकती है। ऐसी हालत में वो अपनी कलाई खुद कैसे काट सकता है? राइट सर। इनफैक्ट बॉडी के पास से जो ब्लेड मिला है उस पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, उसे भी क्लीन करके रखा गया है। मतलब साफ है विकास, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। कोई हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जाओ अमृता, शांत हो जाओ। जैसे ही मुझे पता चला मैं अगली फ्लाइट पकड़ के वापस आ गया। रितेश की बॉडी में कफ सिरप के ट्रेसेस मिले हैं। उससे किसी ने इतना कफ सिरप पिलाया जिससे उसे गहरी नींद आ जाए और फिर इस तरह से मारा जिससे ये लगे कि ये सुसाइड है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसे कौन मार सकता है? आपके घर में कोई बीमार है? कोई कफ सिरप लेता है? नहीं सर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। विकास सर, दुबई में क्या काम करते हैं आप? सर, आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैं दुबई में अनम कंस्ट्रक्शन में काम करता हूं। ये आपके फादर हैं? जी हाँ, तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। सर, कुछ नहीं मिला। साहब, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सर, एक चीज मुझे खटक रही है। अंदर कमरे में समर का बैग था, लेकिन उस बैग में ना ही कोई एयरलाइन का टैग था ना कोई इमिग्रेशन का। सर, ये टैक्स इतनी जल्दी कोई निकालेगा क्यों, खासकर घर में जब ऐसा माहौल हो? एयरपोर्ट से पता करो दुबई से जितनी भी फ्लाइट्स आई हैं, उसमें से किसी में समर था या नहीं। उसका मोबाइल नंबर भी ट्रैकिंग पे डालो। सर, सर, मैंने एयरपोर्ट से कंफर्म किया, आज समर नाम का कोई आदमी दुबई से आया ही नहीं। समर ने जिस कंपनी का नाम बताया था मैंने वहाँ भी पूछताछ की, उनके यहाँ समर नाम का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, उसके बाद 2 नंबर, एक नंबर दुबई का और एक इंडिया का नंबर। सर, उसका इंडिया का नंबर थाने एरिया में एक्टिव था और वो एयरपोर्ट से नहीं थाने से टैक्सी लेकर आया। थाने की उसी एड्रेस पे उसका टैक्सी बुक हुआ था। जरा जास्ता होशियार है समरलाल, इसके थाने के एड्रेस पे चलते हैं। समर कहाँ है? यहीं पर है या दुबई में? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। क्या रिश्ता है तुम्हारा समर से? मैं उनकी वाइफ हूँ। एक सुखी परिवार, 2 बच्चे। ऊपर से तो ऐसा नजर आ रहा था जैसे समर और अमृता की जिंदगी में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि समर ने किसी और से शादी कर ली, अपने परिवार से छिपकर एक दोहरी जिंदगी जीनी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आ गई कई और जिंदगियां। रिश्ते कोई लुका छिपी का खेल नहीं, जहां कभी आप एक रिश्ता छुपा लें तो कभी दूसरा। ऐसे में आप किसी भी रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर सकते। ऐसे लोग दोहरी जिंदगी की चक्की में खुद भी पिसते हैं और अपनों को भी उसका शिकार बना देते हैं। समर के दूसरा घर बसाने के पीछे क्या राज था, यह आने वाला वक्त ही बताने वाला था। इतने बरस हमें धोखा देते रहे, हमसे कहते थे दुबई जा रहा हूं और यही रहते थे किसी और के साथ। क्यों समर, क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? देखा मम्मा, इसलिए मुझे ये आदमी कभी पसंद नहीं था।
ये ना तुमसे प्यार करता है और ना मुझसे प्यार करता है। विकास, पर आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। इतने सारे झूठ अपने घर वालों से। रितेश के मर्डर वाले दिन तुम कहां थे? दुबई में तो थे नहीं, तो अपने घर पर थे, अपनी दूसरी बीवी के घर पर थे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपने बेटे का खून करूंगा? जो आदमी अपनी बीवी बच्चों के आंखों में धूल झोंक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लगता है तुम्हारे इस जुर्म के करियर की शुरुआत तुम्हारी दूसरी इलीगल शादी से हुई। हो सकता है तुम्हारे छोटे बेटे को तुम्हारी इस दूसरी शादी के बारे में पता चल गया हो। मैं मानता हूँ मैंने दूसरी शादी की, घर वालों से झूठ बोला, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ। आप चाहो तो रीना से पूछ लो, मैं उस दिन उसी के साथ थाने में था। देखो मम्मा, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब एक दूसरे के अलावा हमारा है भी कौन? डैडी तो कभी हमारे थे ही नहीं। मम्मा, मैं आपके साथ हूँ, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। आई लव यू। ओके मम्मा, अब प्लीज थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। सर, एक हमारे तो बैंक में जो चोरी हुई थी उसके माल के साथ पकड़ा गया। मालवाड़ी में छुपा बैठा था। इसको अंदर डालो और बैंक को इन्फॉर्म करो। सर। पीआई शिंदे बोलते हैं। जी, मैं पीआई राणे बोल रहा हूँ, आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन से। आर्य में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है। बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बॉडी के पास से एक बैग मिला है, उसमें कुछ कपड़े हैं और एक आईडी कार्ड मिला है। एड्रेस विले पार्ले का है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। श्यामलाल नाम के किसी सीनियर सिटीजन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है किसी ने? श्यामलाल? जी। एड्रेस क्या है? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? आप तो दूर ही रहिए मेरी मम्मा से। अब आपका हम पर कोई हक नहीं रहा है। श्यामलाल, आपके पिता जो आपने बताया था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं, उनकी लाश मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई है और उन्हें भी कफ सिरप पिलाया गया था। आप समझ रहे हैं, आपके बेटे और आपके पिता की हत्या एक ही तरीके से की गई है। किसी की गहरी दुश्मनी है आपसे या आपके परिवार से। आपके ससुर श्यामलाल जब तीर्थ यात्रा पे गए तो टिकट विकेट बुक करवाया होगा ना आपने? दादाजी ने मुझसे ही बोला था टिकट्स बुक करने, और मैं तो उनको बस स्टॉप पे छोड़कर भी आया था। कौन से ट्रैवल एजेंट के पास करवाई थी उनकी टिकट? सर, धाम ट्रैवल्स। ये उनका एक मैसेज भी आया था कि वो ठीक से पहुंच गए हैं। लेकिन पापा को कोई क्यों मारेगा? किसी की उनके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से उनकी मौत हुई है उससे तो साफ लगता है कि दुश्मनी थी। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि किसने और किस मकसद से उनको मारा है। करते क्या थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी फोरब्रिक्स कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। मेरे पिताजी मेरी तरह सिविल इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर के कोर्स से रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी बहुत ईमानदार और डिसिप्लिन थे। ठीक है, आप उनकी कंपनी के डिटेल्स दे दीजिए। बॉडी बहुत जल्द आपको सौंप दी जाएगी। फिलहाल जा सकते हैं। मोहित ने जहां से टिकट बुक करवाई थी वहां पता करो कि श्यामलाल ने यह सफर शुरू भी किया था या नहीं, और उसके ऑफिस में भी पूछताछ करो। सर। श्यामलाल जी, उनकी तो जितनी तारीफ करो कम है। उसूलों के बड़े पक्के आदमी थे। इस काम में जरा सी गलती हो तो निकाल देते थे। सर, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी निकाल दिया था क्योंकि उसका काम में ध्यान ही नहीं था। सच बता, तूने अपने बाप और बेटे को मारा ना? पहले कफ सिरप दिया और बाद में मार दिया। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने आज तक दूसरी शादी करने के अलावा कोई गलत काम नहीं किया साहब। मेरा विश्वास कीजिए साहब। खरा बोले तो याला फटके मार। साहब, सर, पड़ोसियों से पता चला कि रितेश को पढ़ाने एक ट्यूशन टीचर आता था, विनय तिवारी। श्यामलाल ने उसे काम पे से निकाल दिया था। और एक बात सर, ये विनय तिवारी उसी इलाके में फिर से देखा गया था। उछलू नाना,
ठीक है सर। ठीक है, तुम वही नजर रखो। सर, ट्यूशन टीचर विनय तिवारी गायब है। विकास, श्यामलाल का उसको काम से निकाल देना और उसका इस तरह से गायब हो जाना, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसका घर में आना जाना था, वो हमें कोई अहम सुराग दे सकता है। उसके आस पड़ोस में पता करो, उसके करंट और एक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी पूछताछ करो। एक आदमी लगाओ उसके पीछे, ढूंढ निकालो उसे। सर। सब कॉलोनी के सारे बच्चों से पूछताछ की, उनके माँ बाप से भी पूछताछ की, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन विनय के खिलाफ किसी का कोई कंप्लेंट नहीं। फिर श्यामलाल ने विनय पे झूठा आरोप लगा के उसे ट्यूशन से क्यों निकाला? सर, हमने पता करा है कि श्यामलाल कभी तीर्थ स्थल पहुंचा ही नहीं। हमने बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की, तो कहीं ये नजर नहीं आया कि मोहित अपने दादा को ड्रॉप करने आया। सर, एक शॉकिंग बात और है, हमने श्यामलाल के मोबाइल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला उनका मोबाइल कभी मुंबई के बाहर गया ही नहीं। इनफैक्ट जो लास्ट मैसेज भेजा गया था वो भी मुंबई के अंदर से ही भेजा गया था, और उस मैसेज का समय श्यामलाल के मौत के बाद का समय था। विकास, ये 16 साल का लड़का मोहित, ये हमें घुमा रहा है। आराम से बेटू। हाँ, लो आप टीवी देखो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब कौन आ गया? इंस्पेक्टर सर, आप कुछ पता चला? हाँ भी और नहीं भी। अब सच पता करने के लिए हमें मोहित से बात करनी पड़ेगी। मोहित से? लेकिन मोहित से क्यों? क्योंकि इसने हमसे झूठ बोला है। मेरा मोहित झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। ये ना ही अपने दादाजी को बस स्टॉप पर छोड़ने गया था और ना ही वो किसी तीर्थ यात्रा पर गए। इनफैक्ट वो मुंबई से बाहर भी नहीं गए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आपका बेटा अभी से पुलिस के साथ लुका छुपी खेलने लग गया। क्यों चला याला? नहीं 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 नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मोहित, मोहित कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मोहित, मोहित ऐसे चुप क्यों है? आप दूर रहिए। नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। छोड़िए, छोड़िए मुझे। एक ही परिवार में 2 हत्याएं हुई। कातिल के तरीके से ऐसा लग रहा था कि कातिल शायद कोई एक ही है, और पुलिस की नजर में सस्पेक्ट था उसी परिवार का एक 16 साल का लड़का मोहित। क्या एक टीनेज बच्चे ने इतने संगीन जुर्म को अंजाम दिया था? और अगर उसने ऐसा किया था तो फिर वजह क्या थी? अपने दादाजी और अपने छोटे भाई की हत्या करके वो क्या हासिल करना चाहता था? मोहित, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुमने अपने दादाजी को मारा है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। मोहित बोलो। सर, देखो एक खाना खाते। मोहित, हम जानते हैं कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, है ना? अपने फादर से भी अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहे थे तुम। बहुत अच्छे बेटे हो तुम, लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा किसे मिलेगी तुम जानते हो? तुम्हारी मम्मा को। अगर तुम्हारे हाथों कोई जुर्म हुआ है तो तुम्हारी माँ तो अकेली पड़ जाएगी ना। अपनी माँ को भी दुखी देखना चाहते हो? नहीं सर, सर पर मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मम्मी को बचाने के लिए ही किया है। बचाने के लिए? किससे? डरो मत मोहित, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी कहना चाहते हो खुल के कहो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। मम्मा के साथ? क्या हुआ मम्मा के साथ? मोहित डरो मत, बताओ क्या हुआ मम्मा के साथ? सर, मम्मा बहुत दुखी रहने लगी थी। मम्मा हमेशा रोते रहती थी। सर, मैंने मम्मा से कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मम्मा कभी नहीं बताई। फिर एक रात मैंने मम्मा के कमरे से आवाज सुनी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि दादाजी मम्मा के कमरे से बाहर निकल रहे थे। दादाजी बहुत गुस्से में थे सर। मैं मम्मा के कमरे में गया, लेकिन मम्मा वहां पर नहीं थी। मम्मा वॉशरूम में थी। मम्मा वॉशरूम में रो रही थी। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो। मम्मा, मम्मा, मम्मा आपको क्या हुआ? मम्मा, मम्मा बैठो। मम्मा बैठो आप। मम्मा क्या हुआ? मम्मा रो क्यों रहे हो?
हाँ तेरे दादाजी ने मम्मा तेरे दादाजी ने मेरे साथ रेप किया। मेरा बच्चा। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। ये बात बस मम्मी से छिपानी थी मुझे। कुछ दिन वेट किया मैंने, उसके बाद दादाजी के काढ़े में कफ सिरप मिला दिया। दादाजी उसे पी के सो गए। उसी रात में दादाजी की बॉडी घसीट कर लेकर जा रहा था, लेकिन मुझे रितेश ने देख लिया। भैया ये दादाजी को क्या हुआ? रितेश तुमने कुछ भी नहीं देखा। कुछ एकदम चुप, किसी को तुम कुछ भी नहीं कहोगे। सब कुछ भूल जाओ। तुम कमरे में जाके सो जाओ। मम्मी कुछ पूछे तो बोलना कि तुम सो ही रहते। कुछ बोलो मत। तुम जाओ सो जाओ। मुझे कार चलानी आती थी, इसलिए मैंने दादाजी की बॉडी पास के ही जंगल में डंप कर दी और उनका सारा सामान भी वहीं पर रख दिया। तुमने रितेश को डराया, उसे चुप रहने को कहा, इसलिए उसने तुम्हें छत से धक्का दे दिया, या फिर किसी को सच पता चलने के डर से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं सर, उस दिन जो भी हुआ था वो एक्सीडेंट था। सर मैं रितेश को छत पर मनाने गया था। रितेश चल नीचे, मम्मी बुला रही है। रितेश क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा रितेश, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। रितेश मेरी मोहित, तो फिर तुमने रितेश को क्यों मारा, वो भी इतनी सफाई से? क्या उसने तुम्हारा सीक्रेट किसी को बताने की कोशिश की थी? सर मैंने रितेश को नहीं मारा सर, उल्टा मैं रितेश और मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उन दोनों को प्रोटेक्ट करता हूँ। सर आप ही बताओ ना, मेरे पैर में प्लास्टर है, मैं छत पर कैसे जाऊंगा सर? मोहित ने अपनी माँ का बदला लिया और अपनी दादाजी की जान ले ली। विकास, मोहित का कहना है कि उसने अपने दादा को मारा, मगर अपने भाई को नहीं। उसके भाई को किसने मारा और क्यों? किसके पास मोटिव हो सकता है? विकास, उस ट्यूशन टीचर को कहीं से भी ढूंढ निकालो। अब हमारे पास यही रास्ता बचा है। सर, विनय तिवारी प्राइवेट ट्यूशंस लेता है। कहां छुप के बैठा था रे इतने दिन? श्यामलाल ने तुझे नौकरी से क्यों निकाला? वो मेरे काम से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके पोते में कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चला। हमारे सुनने में यह आया कि तुमने रितेश के साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश की। समझ रहा है ना तू? एकदम गलत आरोप है सर। तो फिर श्यामलाल ने तुझे नौकरी से क्यों निकाला? निकाला नहीं सर, बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझे। अब तो मुझे ट्यूशंस भी नहीं मिल रहे। और इसलिए तुमने उसको मार डाला और रितेश को भी? अरे नहीं सर, भगवान कसम, यकीन कीजिए मेरा। चल मैं मान लेता हूं कि तेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। हमने तेरी पूरी हिस्ट्री चेक की। चाइल्ड मोलेस्टेशन वाले अक्सर रिपीट ऑफेंडर होते हैं। तेरी हिस्ट्री क्लीन है। फिर श्यामलाल ने तुझे क्यों निकाला? ऐसा क्यों कहा कि तूने गलत तरीके से रितेश को छुआ है? श्यामलाल ने नहीं सर, उनकी बहू ने कंप्लेंट की थी। श्यामलाल ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बहू झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन क्यों? अमृता के साथ कुछ चक्कर था क्या तेरा? अरे नहीं सर, मेरे साथ नहीं, वो तो हाँ राणे। सर विनय राणे बोलते हैं। उन दोनों की फोटो भी मेरे पास है, मैं आपको सेंड करता हूँ। गुड। एक काम करो, आसपास के सभी मेडिकल शॉप्स में जाओ, वो फोटो दिखाओ और पता करो कि कहीं यही आदमी तो नहीं जिसने कफ सिरप खरीदा था। ठीक है सर।
ऋषभ शर्मा कफ सिरप पिएगा? वहीं से मंगाओ जहां से तूने खरीदा था। सर मैंने तो अमृता के कहने पर। बहुत खुश थी मैं समर और अपने 2 बच्चों के साथ। दिन तो बच्चों को पढ़ाने में और घर के काम में कट जाता था। रातें काटने को दौड़ती थी। बहुत अकेलापन महसूस करने लगी मैं। फिर एक दिन मेरी ऋषभ से मुलाकात हुई। वो समर के डैडी के ऑफिस में काम करता था। उसकी नजरें कहती थी जैसे वो मुझे पसंद करता है। पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर उसका इस तरह से देखना मुझे अच्छा लगने लगा। हम अक्सर मिलने लगे, पर एक दिन डैडी ने हमें साथ देख लिया। और वो बहुत नाराज हुए, जोर जोर से चिल्लाने लगे और धमकी दिया कि वो सब कुछ समर से कह देंगे। किसी भी कीमत पर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। समर को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, अपनी बदनामी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने बेटे मोहित को उकसाया। तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मर्डर कर सकता है? सच कहूं तो मैंने मोहित को डैडी को मारते हुए देख लिया था। तो अपने बेटे का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने सोचा कि वो माइनर है, शायद उसे सजा ना हो, और अगर होगी भी तो कम टाइम के लिए। और रितेश, उसे क्यों मारा? मैं रितेश को नहीं मारना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। रितेश ने मुझे और ऋषभ को साथ में देख लिया था। मैं डर गई थी कि रितेश समर को सब कुछ बता देगा। हेलो डैडी, मुझे आपको कुछ बताना है। हेलो डैडी। लकीली समर का नेटवर्क बिजी था, या वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ बिजी रहा होगा, तो फोन कट गया। उसने रितेश की पूरी बात नहीं सुनी। पर मैं डर गई कि अगर रितेश ने अपनी जुबान समर के सामने खोल दी तो। मैंने सब कुछ ऋषभ को बताया। ऋषभ ने मुझे समझाया और मैंने ऋषभ से कफ सिरप भी मंगाया और रितेश के दूध में मिलाकर दे दिया। मैं रात को उसके कमरे में गई तो वो वहां नहीं था। मैं समझ गई कि वो टेरेस पे गया होगा, पर वहां जाकर देखा तो मेरा बच्चा सो रहा था। मां शब्द से हमारे मन में एक प्रतिमा उभरती है जिसका स्थायी भाव होता है ममता, और अमृता ने इस प्रतिमा को तोड़ दिया। अपनी इच्छाओं के तूफान में बहती चली गई अमृता, और उसने निष्ठुरता की उस चरम सीमा को छू लिया और अपने ही बेटे की निर्मम हत्या कर दी। अगर अमृता अपने दिल को काबू में रखती, खुदगर्जी की राह पर चलने से पहले अगर वो अपने बच्चों के बारे में सोचती, तो शायद ये कहानी इस मोड़ तक आती ही नहीं। एक जुर्म ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। श्यामलाल और रितेश की तो जान गई, और अमृता और मोहित को जो जिंदगी मिली वो मौत से बदतर थी। याद रखें, जुर्म का रास्ता कभी सुकून नहीं देता, बल्कि हर सांस उसमें एक बेचैनी पैदा करती है। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें
क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।